आप देख रहे हैं विटनेस टुडे। मैं हूं आमिर साबरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे दरमियान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, पूर्व प्रमुख उत्तर प्रदेश डॉक्टर गिरीश शर्मा जी और वर्तमान उत्तर प्रदेश प्रमुख डॉक्टर अरविंद स्वरूप जी हमारे बीच मौजूद हैं। आपको याद है कि इंडिया गठबंधन बन चुका है और इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता हो चुका है, जिसमें 63 और 70 सीटों पर समझौता हुआ है। लेकिन इसमें लेफ्ट के दल कहीं पर नहीं दिख रहे हैं। आज हम इस पर बात करेंगे डॉक्टर गिरीश शर्मा जी से, जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना है आपका इस इंडिया गठबंधन को लेकर? जो गठबंधन हुआ है और 63 सीटें समाजवादी पार्टी को दी गई और 17 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जब ये इंडिया गठबंधन बना था तो पूरे देश में एक आशा की किरण जगी थी कि अब भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा था कि मोदी का कोई विकल्प नहीं, तो उसका जवाब भी ऑटोमेटिकली आ गया था कि मोदी का विकल्प है। लेकिन धीरे धीरे ये जो वातावरण बना और इंडिया गठबंधन के भीतर मौजूद बड़े दलों ने जिस तरह से इमेच्योरिटी दिखाई, अपरिपक्वता दिखाई, उससे इंडिया गठबंधन का माहौल थोड़ा बिगड़ा। नीतीश कुमार यद्यपि पलटू राम कहे जाते हैं, लेकिन अगर उनको सेटिस्फाई करके रखा गया होता तो वो मेरे ख्याल से रुकते। लेकिन उन्होंने पहल की थी गठबंधन बनाने की और उनको भी ये रख नहीं पाए। इसके बाद भी जो अन्य शक्तियां हैं गठबंधन में, जैसे यूपी में लेफ्ट है, उसको इन्होंने साधने से लगभग मनाही कर रखा है। आज तक वामपंथी दलों के साथ कोई उत्तर प्रदेश में वार्ता तक नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी देश में बहुत मजबूत है, लेकिन वो भी एक एक बिखरी हुई ताकत को इकट्ठा कर रहे हैं। कहीं यदि एक एमएलए भी किसी दल का है, उसे बीजेपी एनडीए में ला करके उस ताकत को अपने पक्ष में ढुंढाने का प्रयास कर रही है। मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ, यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। यूपी में भले ही 63 और 17 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो गया है, लेकिन ये गठबंधन अभी बेमानी है। ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जो 80 सीटें पाने का यहाँ अट्टहास कर रही है और अब की बार 400 पार का एक भ्रामक और अतिशयोक्तिपूर्ण नारा दे रही है, उस भारतीय जनता पार्टी को, जिससे कि लोग नाराज हैं, ये निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं, बेरोजगार युवक नाराज हैं, किसान नाराज हैं, महिलाएं नाराज हैं, खेत मजदूर नाराज हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की तबाही हुई है, फुटकर मजदूर नाराज हैं। ये सारे तबके हैं जो नाराज हैं और वो नाराजगी को प्रकट करना चाहते हैं। वो तभी संभव है जब उसके सामने एक सभी छोटी बड़ी सेकुलर शक्तियों का एक महाज बन करके खड़ा हो, तो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। इस काम में अभी तक ये लोग फेल हैं। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब। आपने कहा कि दो बातें आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही। एक तो ये कहा कि आपने कि ये आशा की किरण थी, तो इसका मतलब ये वो किरण अब खत्म हो चुकी है। दूसरी बात आपने कहा कि गठबंधन ये बेईमानी है, तो इसका आप क्या कहना चाहते हैं? बेईमानी क्या मतलब है ये? आप तो इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बेईमानी क्या है? मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, जिसमें अपना दल नहीं है, जिसमें महान दल नहीं है, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, जिसमें कोई लेफ्ट का पार्टी शामिल नहीं है, तो ये इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आशा की किरण मैंने इसलिए कहा कि जितनी प्रशंसा और खुशी इंडिया गठबंधन के समर्थकों में आई थी गठबंधन के गठन के बाद, उससे ज़्यादा बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में थी। किस हद तक वो बौखला गए थे ये आपने देखा। उसका नाम बिगाड़ करके ले रहे थे और ये तो बिखरा हुआ कुनवा है, न जाने क्या क्या अलंकारों से विभूषित कर रहे थे। उनकी बौखलाहट इस बात का सबूत थी कि ये गठबंधन है और जिससे लोगों में आशा की किरण दौड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट इस बात को बता रही थी। दूसरी बात जो आपने कहा कि बेमानी का मैं अर्थ ये कर रहा हूँ जिसके मानी नहीं है। कांग्रेस का वोट परसेंटेज कितना है यूपी में? कोई बहुत बड़ी लहर नहीं। राहुल जी की यात्रा निकल गई है, कुछ कांग्रेसियों को गुमान है कि इंकलाब आ जाएगा,
वो यात्रा आई और गई। उनकी यात्रा के जो 5 सूत्र थे वो कांग्रेसियों को भी नहीं पता, और वो यात्रा मुद्दा विहीन यात्रा साबित हुई। वो एक लोगों ने कहा कि राहुल जी आ रहे हैं, राहुल जी आए और राहुल जी पास हो गए, उत्तर प्रदेश पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, मैं स्पष्टतः कहना चाहता हूँ, ये गठबंधन तो 2017 में भी हुआ था जी विधानसभा चुनावों में, और नारा दिया गया था लड़के हैं लड़ सकते हैं। उसी का तो ये 2024 का एडिशन है भाई। तो ये लड़के जिसकी हिम्मत आज भी अमेठी से लड़ने की नहीं हुई और वायनाड चले गए, वो यूपी की राजनीति पर क्या असर डालेंगे। और जो अखिलेश यादव जो पिछले विधानसभा चुनाव में अपने गरूर के कारण तब भी उन्होंने वामपंथियों से हाथ नहीं मिलाया था, अगर मिलाया होता तो स्थिति शायद बेहतर होती और हो सकता है सरकार भी बन जाती। जिन दलों का नाम आप ले रहे हैं उन सबको जोड़ लिया होता, लेकिन तब भी उन्होंने नहीं जोड़ा था, आज फिर नहीं उन्होंने जोड़ा है। मैं समझता हूँ कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय जो समाजवादी पार्टी का जनाधार था, आज उसमें से क्षरण हुआ है, कमी आई है। तो 2 क्षरण हुए जनाधारों के जो नेता और दल मिल गए हैं, वो कोई खास असर यूपी की राजनीति पर डालने वाले नहीं है। और बीजेपी के जवाब में वो जिन लोगों को जोड़ना चाहिए जोड़ नहीं पा रहे हैं। वामपंथ के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ, वामपंथ की यूपी में हिस्ट्री है, साख है। 1925 में इसी राज्य के कानपुर नगर में सीपीआई का गठन हुआ था। हमारी हिस्ट्री है, हम पहले दिन से आरएसएस से लड़ रहे हैं। ये लोग लड़ते नहीं, ये तो सब हिंदुत्व वाले हैं। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। जब वामपंथियों ने कहा कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे क्योंकि ये बीजेपी का जरखरीद प्रोग्राम है, लेकिन ये तो अपने पदाधिकारियों को लेकर सब अयोध्या की दौड़ लगा रहे थे और सरयू में गोते लगा रहे थे। तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के कम्युनलिज्म को और फांसीवाद को सेक्युलर फोर्सेज के निर्मम संघर्षों से ही हराया जा सकता है। जनता के सवालों पर, बुनियादी सवालों पर आंदोलनों से हराया जा सकता है। गांव की एक कहावत है, पैर में अगर कांटा लग जाए तो उसे लड्डू दिखाइए तो कांटा नहीं निकलता है, कांटे को कांटे से ही निकाला जा सकता है। तो फांसीवाद आज जो उबाल ले रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, आरएसएस बीजेपी के नेतृत्व में, उस फांसीवाद को धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की पूर्ण एकता, संपूर्ण एकता और उनके संघर्ष के जरिए हराया जा सकता है। उस संघर्ष का इतिहास हमारे पास है। हमने अयोध्या की लड़ाई लड़ी, जब कांग्रेस वहाँ शिलान्यास करा रही थी, तनहा कम्युनिस्ट पार्टी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसने वहाँ रैली की उस शिलान्यास के खिलाफ। निरंतर हम लड़ते चले आ रहे हैं और ऐसी ताकतों को मोर्चे से बाहर छोड़ करके, गठबंधन से बाहर छोड़ करके कोई अगर ये दावा कर रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा, तो गांव में एक कहावत है, चींटा भेली ले जाने की, गुड़ की जो भेली होती है, गुड़ की भेली ले जाने की बात कर रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ अभी भी वक्त है। वामपंथियों को बहुत ज़्यादा सीटें नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि 1 दर्जन भर सीटों में सारे वामपंथी संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन उनके सीटों के मिल जाने के बाद जो वातावरण बनेगा, वामपंथी कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा होगा और वो जिस मेहनत और मशक्कत से काम करेंगे, वो अच्छे वक्ता हैं। ये अखिलेश भी कहते हैं कि वामपंथी बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, मेहनत करने वाले कार्यकर्ता उनके पास हैं, कहते हैं, लेकिन तरजीह नहीं देते हैं। पता नहीं उनको क्या गुमान है कि वो अकेले ही भाड़ फोड़ देंगे। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने, क्या गुमान है, बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर साहब आपने। और ये भी एक सच्ची बात है कि क्या अहंकार है अखिलेश जी को कि वो वामपंथियों से बात करना पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि 2022 में भी सरकार बनाते बनाते वो सरकार रह गई, नहीं बन पाई। और यही डॉक्टर साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही कि भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन है और प्रचंड बहुमत सत्ता में और कई सूबों में सत्ता में है, उसके बावजूद वो एक विधायक
और एक एक छोटा छोटा नेता जिसको कहते हैं छुड़वैये नेता, उन तक से बात करके अपने साथ मिला रही है। और अखिलेश भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और लेफ्ट के बड़े नेताओं से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। यही उनका अहंकार उनको कल ले डूबेगा। आप देखते रहिए विटनेस टुडे। मैं हूं आमिर साबरी के